चलिए, आज का जो टॉपिक है, जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारा, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिक्योरिटीज लॉ का। पार्ट बी, कैपिटल मार्केट, जो 30 मार्क्स का वेटेज रखता है एग्जाम में, उसमें कम से कम आप ये देखा जाए कि 5 से 10 नंबर का जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड या रिपीटेटिव क्वेश्चन है, जो टॉपिक है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम आप देख पा रहे हो, उसका नाम है ग्रीन शू ऑप्शन। बच्चा, आज के बाद आपको ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि ग्रीन शू ऑप्शन का नाम ग्रीन शू ही क्यों रखा गया, ये बेसिकली किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, अल्टीमेटली ये कंपनीज क्यों यूटिलाइज करती है, और ये कब ट्रिगर करता है किसी कंपनी में, और कंपनी को कब जरूरत पड़ती है इस ऑप्शन को ऑप्ट करने की। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। ग्रीन शू ऑप्शन क्या है? तो एक्चुअली देखा जाए तो ग्रीन शू क्या है, ये एक तरीके का पोस्ट लिस्टिंग प्राइस होता है, पोस्ट लिस्टिंग प्राइस एस्टैब्लिशिंग मैकेनिज्म। पोस्ट लिस्टिंग प्राइस एस्टैब्लिशिंग मैकेनिज्म मतलब ये है कि एक बार कोई भी कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, करेक्ट है। अब कंपनी शेयर्स किस तरीके से इशू करती है, या तो आईपीओ आएगा बच्चा पार्टी, या फिर क्या लेकर आने वाले हैं स्टूडेंट्स, एफपीओ लाने वाली है कंपनी। तो दो पर्टिकुलर टाइम पीरियड रहता है जहां पे कंपनी मार्केट में क्या करती है, अपने शेयर्स इशू करती है। तो वो शेयर प्राइस जो है, कंपनी को डर रहता है कि ये जो शेयर प्राइस है, ये अपनी प्राइस जो उन्होंने कोट करी है, वैल्यूएशन करने पर जो एक्चुअल प्राइस डिटरमाइन करी है, वो प्राइस से नीचे ना चले जाए, क्योंकि कंपनी की इससे गुडविल भी अफेक्ट होगी और इन्वेस्टर्स का भरोसा भी टूटता है कि यार हमने ये जो सोचा था कि भैया ये शेयर के प्राइस जितने होना चाहिए तो उतने नहीं निकले, और लिस्टिंग डेट पर ये डाउनफॉल करना स्टार्ट कर गए। तो इस वजह से नुकसान कंपनी को ना लेना पड़े, ना झेलना पड़े, इसके लिए एक ऑप्शन लाया सेबी ने, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 में, जिसका नाम रखा ग्रीन शू ऑप्शन। तो बच्चा ये क्या है, तो इट इज अ पोस्ट लिस्टिंग प्राइस स्टेबलाइजिंग mechanism by which company intends to ensure that the share price on the stock exchange does not fall द इशू प्राइस, कि जो भी इशू प्राइस रखा गया था उससे प्राइस लिस्टिंग वाली डेट पे नीचे ना जाए, इसलिए एक स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म एस्टेब्लिश किया जाता है कंपनी द्वारा, जिसे बोला जाता है ग्रीन शू ऑप्शन। तो एक कॉमन क्वेश्चन ट्रिगर करता है आप लोगों के दिमाग में कि यार सर इसका नाम ग्रीन शू ऑप्शन क्यों रखा गया। तो जो सबसे पहली कंपनी थी, यूएस की कंपनी थी, जिसका नाम था ग्रीन शू लिमिटेड, ये एकमात्र ऐसी कंपनी थी जिसने फर्स्ट टाइम क्या किया, इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को एक्सरसाइज किया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया मैकेनिज्म का, ग्रीन शू ऑप्शन। इंडिया में भी ये यूटिलाइज किया गया है, एक्सरसाइज किया गया है मल्टीपल टाइम्स। फर्स्ट टाइम जब ये इंडिया में यूज किया गया था तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू आईसीआईसीआई बैंक जब शेयर्स इशू किया था, उस टाइम पे उन्होंने क्या किया था, ग्रीन शू ऑप्शन लेकर आए थे। सर ये इंडिया में एप्लीकेबल हो रहा है तो सेबी की गाइडलाइंस भी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगी, तो उन्होंने बोला सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 में हमने क्या किया है, रेगुलेशन 57 और 153 में ग्रीन शू ऑप्शन के सारे प्रोविजंस जो है पब्लिक इशू से रिलेटेड एक्सप्लेन किए हैं। चलो फटाफट रिवाइज करते हैं अपन, क्या बोलते हैं कि ये एक पोस्ट लिस्टिंग प्राइस स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म है। पोस्ट लिस्टिंग प्राइस स्टैब्लिशिंग मैकेनिज्म मतलब क्या होता है कि एक बार किसी कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गए, उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट की जाती है, जिसके थ्रू कंपनी कोशिश ये करती है कि हम कैसे भी करके इस जो प्राइस हमने कोट किया है उससे नीचे न जाए। अगर ये प्राइस में फॉल दिख रहा है, नोटिस हो रहा है, जब जाके कंपनी क्या करती है, ये ग्रीन शू ऑप्शन को अवेल करती है। सर इसका नाम ग्रीन शू ऑप्शन क्यों दिया गया, तो इसका नाम ग्रीन शू ऑप्शन इसलिए पड़ा क्योंकि यूएस की कंपनी जो थी ग्रीन शू लिमिटेड, उन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया था, इस ऑप्शन को अवेल किया था। सर इंडिया में भी कभी इसको यूटिलाइज किया गया है? यस, 100%। आईसीआईसीआई बैंक ने बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू जब इशू लाया था, जब इन्होंने क्या किया था, इस ग्रीन शू ऑप्शन को यूटिलाइज किया था। ये रिकॉग्नाइज्ड है क्या सर इंडिया में? बिल्कुल, ये सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 में
रेगुलेशन 57 और 153 में क्या किया है इन्होंने, जीएसओ का ऑप्शन एक्सप्लेन किया है कि हाँ कंपनी अगर चाहे तो क्या कर सकती है, ये प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए ग्रीन शू ऑप्शन जो है वो यूज कर सकती है। कोई भी कंपनी अगर क्या करना चाह रही है, इस ऑप्शन को अवेल करना चाह रही है, तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल सा बेटा क्राइटेरिया रहता है कि इन्हें जनरल मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। उस रेजोल्यूशन के अंदर दो चीज इन्हें एस्टैब्लिश करना पड़ेगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इट इज। सबसे पहला उन्होंने बोला अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेबलाइजिंग एजेंट। सबसे पहले आपको रेजोल्यूशन में क्या रखना पड़ेगा, स्टेबलाइजिंग एजेंट का अपॉइंटमेंट, और दूसरा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू स्टेबलाइजिंग एजेंट। अब बाबा स्टेबलाइजिंग एजेंट कौन होता है, तो वो हम आगे डिस्कस करते हैं फटाफट जल्दी से। पहले ये समझ लेते हैं कि भैया क्या क्या क्राइटेरिया रहता है। तो अगर कोई भी कंपनी ग्रीन शू ऑप्शन अवेल करना चाहती है, तो सबसे पहले उन्होंने बोला आपको सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 में रेगुलेशन 57 और रेगुलेशन 153 क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। पहला, कंपनी को जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा दो चीजों से रिलेटेड। द वेरी फर्स्ट वन इज अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेबलाइजिंग एजेंट और सेकेंड इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू स्टेबलाइजिंग एजेंट। इसके साथ साथ कंपनी जैसे ही रेजोल्यूशन पास कर लेती है और एक बार मैकेनिज्म पढ़ लेती है, उसके बारे में समझ लेती है, कंपनी तुरंत क्या करती है, एक प्री इशू कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है। किन किन के बीच में होता है ये, तो बाबा ये प्री इशू कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ये होता है मोस्टली कंपनी का प्रमोटर और दूसरा कंपनी का स्टेबलाइजिंग एजेंट। क्लियर है कि भैया हम क्या करेंगे, कुछ शेयर्स स्टेबलाइजिंग एजेंट को देंगे। किससे लेकर, तो बोले प्रमोटर से कुछ शेयर्स लेंड किए जाएंगे, प्रमोटर्स कुछ शेयर्स अपने देगा। किसको देगा, स्टेबलाइजिंग एजेंट को। और अल्टीमेटली ये स्टेबलाइजिंग एजेंट क्या करेगा, मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग वाले दिन वॉच करेगा। और वॉच करते समय, मॉनिटर करते समय इसका मेन रोल क्या रहेगा कि जो भी कोटेड प्राइस है, जो भी लिस्टिंग प्राइस है, उससे कम अगर क्या हुआ, प्राइस फॉल बैक होना चालू हुई, तो ये स्टेबलाइजिंग एजेंट अपना ड्यूटी निभाएंगे कि हम वापस से उस प्राइस में क्या लाते हैं, स्टेबलाइजेशन लाते हैं। क्लियर बच्चा। तो ये स्टेबलाइजेशन पीरियड भी होना चाहिए, क्योंकि यार बाबा देखो ना, सिक्योरिटीज मार्केट जो है ये एक्चुअली में किस तरीके से चलता है, तो उन्होंने बोला फ्री डिमांड और सप्लाई मैकेनिज्म पर चल रहा है। क्लियर, बायर और सेलर डिमांड और सप्लाई क्रिएट करेंगे, इसी बेसिस पर प्राइस क्या की जाएगी, रेगुलेट की जाएगी। तो उन्होंने बोला कि ये स्टेबलाइजेशन पीरियड जो है, ये स्टेबलाइजिंग एजेंट ये जो है, ये क्या एक्चुअली इंटरफियर करके फॉल इन प्राइस को बचाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, तो क्या इसमें डिमांड और सप्लाई का रोल कहीं कम हो गया और आप जानबूझ करके प्राइस स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, तो सेबी ने इनके लिए ड्यूरेशन बताया कि ये स्टेबलाइजिंग एजेंट जो है ये प्राइस स्टेबलाइजेशन मैन्युअली कितने टाइम पीरियड तक कर सकता है, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। कि आज शेयर्स अलॉट हुए तो आप 30 डेज, लिस्टिंग से 30 डेज के अंदर अंदर क्या कर सकते हो, इस प्राइस को स्टेबलाइज कर सकते हो। प्रमोटर जो है ये क्या अपने सारे शेयर्स रिनाउंस करे, तो उन्होंने बोला प्रमोटर जो भी प्री इशू कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मैक्सिमम 15% जो है टोटल इशू, जितने भी शेयर्स मार्केट में इशू किए जा रहे हैं उसका 15% तक क्या कर सकता है, शेयर्स अपने लेंड कर सकता है। किसे, स्टेबलाइजिंग एजेंट को। क्लियर बच्चा। और अल्टीमेटली सर स्टेबलाइजिंग एजेंट होता कौन है, तो स्टेबलाइजिंग एजेंट वो पर्टिकुलर सेबी का इंटरमीडियरी होता है जिसकी मेन ड्यूटी रहती है कि ये मॉनिटर करेगा सबसे पहले किसको, पोस्ट लिस्टिंग प्राइस को। और जैसे ही ये प्राइस कम होना स्टार्ट होती है वैसे ही ये क्या करता है, इंटरफियरेंस चालू करता है। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चा। एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं, ग्रीन शू ऑप्शन क्या होता है। तो ग्रीन शू ऑप्शन मतलब होता है एक ऐसा मैकेनिज्म, कौन सा मैकेनिज्म है, पोस्ट लिस्टिंग प्राइस स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म, जिसके थ्रू कंपनी क्या इंश्योर करती है कि स्टॉक एक्सचेंज पर जो भी इशू प्राइस है वो लिस्टिंग प्राइस से कम नहीं होना चाहिए।
क्लियर है सर? इसका नाम ग्रीन शू ऑप्शन क्यों पड़ा? तो ग्रीन शू लिमिटेड यूएस की जो कंपनी थी वो सबसे फर्स्ट कंपनी थी जिसने क्या किया था, ये पर्टिकुलर ऑप्शन अवेल किया था। इंडिया में इसका कभी यूटिलाइजेशन हुआ है क्या? यस, आईसीआईसीआई बैंक जो थी वो फर्स्ट कंपनी थी जिसने क्या किया था, बैंकिंग कंपनी ने ये ग्रीन शू ऑप्शन अवेल करा था। सर इसको रेगुलेट करने के लिए रेगुलेशन है कोई लिखा हुआ मेंशन है? सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 में रेगुलेशन 57 और रेगुलेशन 153 जो है वो एक्सप्लेन करता है कि कोई भी कंपनी पब्लिक इशू के टाइम पर ग्रीन शू ऑप्शन किस तरीके से अवेल कर सकती है। अब उन्होंने क्राइटेरिया बताया कि कोई भी कंपनी अगर ग्रीन शू ऑप्शन अवेल करना चाहती है तो उन्हें जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा दो चीजों से रिलेटेड। सबसे पहला कि हम क्या करने वाले हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेबलाइजिंग एजेंट, और दूसरा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू स्टेबलाइजिंग एजेंट। ये स्टेबलाइजिंग एजेंट एक बार अपॉइंट हो जाता है, इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कराया जाता है प्रमोटर का जिसे बोला जाता है प्री इशू कॉन्ट्रैक्ट। इस पर्टिकुलर बेसिस पर प्रमोटर जो है वो अपने शेयर्स किसको लेंड करता है, बोरो करवाता है कि स्टेबलाइजिंग एजेंट ये लीजिए हमारे शेयर्स, और इस शेयर्स के थ्रू आप क्या करेंगे, मार्केट में प्राइस स्टेबलाइजेशन का काम करेंगे। अब ये स्टेबलाइजिंग एजेंट को सेबी ने क्या करके रखा है, एक टाइम ड्यूरेशन प्रोवाइड करके रखा है और एक परसेंटेज लिमिट बता के रखा है कि आप कितने परसेंट तक प्राइस स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो स्टेबलाइजेशन पीरियड को उन्होंने डिफाइन किया कि ये स्टेबलाइजिंग पीरियड रहेगा 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कि आज शेयर्स अलॉट हुए, इसकी लिस्टिंग हुई, उस दिन से लेकर 30 दिन या 30 दिन तक का टाइम पीरियड रहेगा जिसमें स्टेबलाइजिंग एजेंट क्या कर सकता है, अपने हिसाब से मैन्युअली क्या कर सकता है, डिमांड और सप्लाई को रेगुलेट करके प्राइस को स्टेबल कर सकता है। क्लियर? और ये जो प्रमोटर है उन्हें ये बोला जाता है कि ये अपने टोटल नंबर जो शेयर्स इशू कर रहे हैं मार्केट में उसका 15% मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, शेयर्स बोरो करके लेंड करके दे सकते हैं प्री इशू कॉन्ट्रैक्ट में प्रमोटर भाई साहब, स्टेबलाइजिंग एजेंट भाई साहब को। क्लियर है? अल्टीमेटली स्टेबलाइजिंग एजेंट का क्या काम रहेगा, तो इनका मेन काम रहेगा कि ये स्टेबलाइजिंग एजेंट जो है ये कंटिन्यूसली स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग डेट पे प्राइस को मॉनिटर करे 30 डेज तक, और जैसे ही फॉल बैक इन प्राइस होता है वैसे ही स्टेबलाइजिंग एजेंट अपना काम यूज करेंगे, अपना ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे और अल्टीमेटली क्या बोलेंगे कि अब वक्त आ गया है अपना स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म को यूज करते हुए मैं इन प्राइस को क्या करूं, स्टेबल करने की कोशिश करूं। सर हाउ ग्रीन शू ऑप्शन वर्क्स, एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना तो पूरा टॉपिक आप अपनी लैंग्वेज में लिख पाओगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट हाउ ग्रीन शू ऑप्शन वर्क। सर कोई भी कंपनी जो है वो फर्स्ट टाइम क्या करती है, शेयर्स इशू करने का काम करती है। अब बेसिकली हर एक कंपनी को कैपिटल की जरूरत पड़ती है, तो कैपिटल जब भी चाहिए रहता है तो कंपनी के पास एक ऑप्शन अवेलेबल रहता है कि कंपनी मार्केट में क्या करे, शेयर्स इशू करे। जैसे ही कंपनी शेयर्स इशू करती है तो हर एक कंपनी को डर रहता है कि यार मेरे जो प्राइस डिसाइड किया है शेयर्स का, जो शेयर प्राइस है मेरा, वो लिस्टिंग डेट के ऊपर जिस दिन मेरे शेयर्स क्या होने वाले हैं, लिस्ट होने वाले हैं, उस दिन उसकी प्राइस जो है वो फॉल होना स्टार्ट नहीं हो जाए। अरे सर मान लीजिए कि 100 रुपए का शेयर है और लिस्टिंग डेट पे आपने सोचा कि ये शेयर कितना है, 100 रुपए पे लिस्ट होगा, बट थोड़े टाइम बाद जब हमने इसको डिमांड और सप्लाई के लिए छोड़ा तो ये शेयर की प्राइस क्या होने लग गई, कंटिन्यूसली फॉल होने लग गई। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कंपनी के लिए भी नुकसान होता है कि उनका शेयर प्राइस जो है वो नेगेटिवली लिस्ट होते जा रहा है और इसकी वैल्यू कंटिन्यूसली गिरते जा रही है। तो सबसे पहले कंपनी को क्या होता है, गुडविल अफेक्ट होता है और इन्वेस्टर्स का भी भरोसा टूटता है कि यार हमने कंपनी पे आंख बंद करके विश्वास किया था कि कंपनी क्या है, भरोसे लायक है, बट एट द एंड इसके शेयर प्राइस क्या होते जा रहे हैं, डाउनफॉल होते जा रहे हैं। क्लियर? तो अपनी गुडविल को मेंटेन करने के लिए कंपनी एक ऑप्शन अवेल करता है जिसे बोला जाता है ग्रीन शू ऑप्शन। इस ऑप्शन को अवेल करते हुए कंपनी
मैन्युअली क्या करना चाहता है, प्राइस स्टेबलाइज करना चाहता है कि ये जो प्राइस है ये ऐसा मेंटेन रहे, ये एकदम से गिरे नहीं। इस पर्टिकुलर चीज के लिए कंपनी जो है एक इंटरमीडियरी को अपॉइंट करता है जिसका नाम उन्होंने बोला स्टेबलाइजिंग एजेंट। ये स्टेबलाइजिंग एजेंट सिर्फ एक ही चीज करेगा कि प्राइस स्टेबल करे। कब? व्हेन देयर इज डाउनफॉल इन द प्राइस ऑफ द शेयर्स। सर इसके अलावा ये और कुछ काम करता है क्या? नहीं, इसका ये काम खत्म हुआ और कंपनी इसके साथ क्या कर लेती है, प्री इशू कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर लेती है। हाउ डज दिस प्राइस स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म वर्क्स विद द हेल्प ऑफ स्टेबलाइजिंग एजेंट्स। स्टेबलाइजिंग एजेंट जो है इसको शेयर्स दिए जाते हैं, इसको कुछ पैसा दिया जाता है। ये जो अमाउंट होता है ये कंपनी प्रोवाइड करती है एक बैंक अकाउंट के थ्रू जिसे बोला जाता है GSO, ग्रीन शू ऑप्शन एस्क्रो अकाउंट। अब कंपनी बेसिकली क्या करती है कि जिस दिन कंपनी, मान लेते हैं अपन इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, इलस्ट्रेशन को समझते हैं। इलस्ट्रेशन में कंपनी बोलती है कि हम मान लेते हैं कि हम 1 लाख शेयर्स जो है वो मार्केट में क्या करने वाले हैं, इशू करने वाले हैं। 1 लाख शेयर्स मार्केट में इशू करने वाले हैं। अब कंपनी बोल रही है कि एक शेयर की कीमत हम रखने वाले हैं 10 रुपए पर शेयर। क्लियर? तो टोटल कितना अमाउंट है, 10 लाख रुपीज। छोटे छोटे फिगर लेते हैं, फटाफट समझ में आएगा। 10 लाख रुपीज आ जाएंगे। अब कंपनी ये बोलती है कि भैया हमको ये डर है कि ये जो शेयर प्राइस है ये क्या हो सकता है, नीचे गिर सकता है। मतलब ये 9 रुपए पे जा सकता है, 8 रुपए पे जा सकता है, 7 रुपए पे जा सकता है और ये डाउनफॉल की तरफ जा सकता है। तो कंपनी क्या करती है, प्रमोटर को बोलती है कि भैया आप अपने शेयर्स को लेंड करिए, किराए पर दीजिए, थोड़े पार्ट टाइम बोरो करेंगे। ये अपने शेयर्स किसको देंगे, स्टेबलाइजिंग एजेंट को। मान लेते हैं कि 10,000 शेयर्स जो हैं ये कौन देगा, प्रमोटर देगा स्टेबलाइजिंग एजेंट को। सर मैक्सिमम कितना दे सकता है, तो 1 लाख का 15% आप मैक्सिमम प्रमोटर किसको दे सकता है, स्टेबलाइजिंग एजेंट को। 1 लाख का 15% इज 15,000, तो उन्होंने बोला 10,000 के शेयर प्रमोटर स्टेबलाइजिंग एजेंट को दे सकता है क्या, बिल्कुल दे सकता है। अब मार्केट में जब भी इशू किया जाएगा शेयर को, तो शेयर की क्वांटिटी उन्होंने बोली कि जनता के लिए 1 लाख शेयर प्लस ये 10,000 शेयर्स एक्स्ट्रा प्रमोटर के क्या किए जाएंगे, मार्केट में लिस्ट किए जाएंगे। इन टोटल मार्केट में लिस्ट किए जाएंगे 1,10,000 क्वांटिटी ऑफ शेयर्स। सर कैसे किया ये आपने, 1 लाख शेयर्स थे बच्चा और 10,000 शेयर्स जो हैं वो प्रमोटर ने किसको दिए, स्टेबलाइजिंग एजेंट को, कि मार्केट में जब भी शेयर्स इशू हो, जब क्वांटिटी बढ़ा देना, 1 लाख की जगह आप क्या कर देना, 10,000 शेयर एक्स्ट्रा इशू कर देना मेरे, मतलब टोटल क्वांटिटी कितनी रहेगी, 1,10,000 रुपीज की। सर ये 10,000 शेयर का करोगे क्या, तो उन्होंने बोला कि यही 10,000 शेयर्स जो हैं इसकी बेसिस पर स्टेबलाइजिंग एजेंट क्या करेगा, प्राइस स्टेबल करने की कोशिश करेगा। अब एक्चुअली होता क्या है, अब अपन बात करते हैं लिस्टिंग वाले दिन की। आई होप यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब अच्छा, लिस्टिंग वाले दिन क्या होता है कि कंपनी को दिख रहे हैं 1 लाख शेयर्स, करेक्ट है बाबा, क्लियर। ये 1,10,000 शेयर्स कंपनी के लिस्ट हुए स्टॉक एक्सचेंज पे। अब स्टेबलाइजिंग एजेंट जो है ये भाई साहब कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहेंगे कि ये जो शेयर की कीमत रखी गई है ये कितनी है, 10 रुपए, क्लियर। इसके ऊपर मॉनिटर किया जाएगा कि शेयर का वैल्यू गिरना नहीं चाहिए। अब मान लेते हैं हम कि ये शेयर का वैल्यू 10 रुपए से घटकर कितना आ गया, 9 रुपए, तो क्या ये इशू प्राइस से कम आना चालू हुआ, हाँ, ये स्टेबलाइजिंग एजेंट यहां पर एक्टिव हो जाएगा और ये इस पर्टिकुलर प्राइस बैंड के बीच में 10 रुपए से 9 रुपए के बीच में ये 10,000 शेयर्स में से कुछ क्वांटिटी क्या करेगा, मान लेते हैं फॉर टाइमिंग 2,000 शेयर्स खरीदने का सौदा लगाएगा 9.75 पर। ये सौदा कहां पे दिखना चालू हो जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज पे, कि भैया एक बायर अवेलेबल है जो कितने पे खरीद रहा है, 9.75 पर, वो भी कितना,
2000 शेयर्स। तो ये 10 से 9 रुपए पर जब मैकेनिज्म आ रहा है, यहां पे उस 1 रुपए के डिफरेंस को सेटल करने के लिए और डाउनफॉल बचाने के लिए सबसे पहला स्टेप लेता है स्टेबलाइजिंग एजेंट कि मैं थोड़े से शेयर्स जो एक्स्ट्रा हैं वो मार्केट से खरीदना चालू करूं, ताकि इस वजह से प्राइस वापस से क्या हो, रीएस्टैब्लिश होना स्टार्ट हो। क्लियर? यहां पे इन्होंने क्या किया, कुछ शेयर्स खरीदे। अगर यहां पर क्या हो रहा है, प्राइस स्टेबल हो गई और वापस से क्या हो गया, वैल्यू बढ़ना चालू हो गई, फेयर इनफ, स्टेबलाइजिंग एजेंट का काम खत्म। उसको जिसके लिए अपॉइंट किया था कि भैया हमारा शेयर 10 रुपए से 9 रुपए जा सकता था, ये भाई साहब ने 9 रुपए 75 पैसे में 9.75 में एक क्वांटिटी खरीद कर क्या कर दिया, मार्केट को रीएस्टैब्लिश कर दिया और शेयर्स की कीमत कहां पहुंचा दी, वापस इशू प्राइस पर। मान लेते हैं 9 रुपए 75 पैसे वाला पैंतरा नहीं चल पाया और शेयर की वैल्यू एक्चुअली कहां आ गई, 9 रुपए पर। तो ये भाई साहब क्या करेंगे, मान लेते हैं 9 से 8 रुपए जाने वाली है वैल्यू, तो यहां पे ये क्या करेंगे, एक्स्ट्रा 8000 शेयर्स हैं इनके पास, 10,000 शेयर्स टोटल दिए हैं, उसमें से ये 2000 शेयर्स यूज कर चुके हैं। कहां पर, यहां पे प्राइस फ्लक्चुएट करने के लिए स्टेप 1 में। तो इनके पास कितने बचे, 8000 शेयर्स। ये इस 8000 शेयर्स को क्या करेंगे, वापस एक क्वांटिटी खरीदेंगे, सपोज मान लेते हैं 3000 शेयर्स की, और यहां पे वो बोलेंगे कि एक काम करो, इसका वैल्यू रख दीजिए आप 9.25, या फिर इसको अपन और करेक्ट कर लेते हैं, इसको आप रख लीजिए 8.95। क्लियर है? तो यहां पे फिर कोशिश की जाएगी स्टेबलाइजिंग एजेंट द्वारा कि मैं वापस क्या कर दूं, यहां पे एक ऐसा प्राइस सपोर्ट लगा दूं इतने शेयर्स का कि ये शेयर्स की चाल वापस किधर की तरफ हो जाए, अपवर्ड तरफ हो जाए। ऐसा ये भाई साहब कितनी बार कर सकते हैं, 30 डेज के टेन्योर में उन्होंने बोला मैक्सिमम इनके नंबर ऑफ शेयर्स जितने हैं, तो इनको मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितने मिल पाएंगे, 15%। तो उन्होंने बोला 15%, यहां पे और देख लीजिए जितना भी डाउनफॉल हो रहा है मैक्सिमम 5, 2 और 3, 5, यहां पे ये मान लेते हैं 5000 शेयर्स क्या कर लेते हैं, इंजेक्ट कर लेते हैं एक प्राइस के ऊपर, और बोलते हैं कि 7 रुपए से 8 रुपए के बीच में मैं एक रेट पकड़ लेता हूं और उस रेट पे 5000 शेयर्स क्या कर लूंगा और मार्केट से परचेस कर लूंगा। इसके बाद भी अगर शेयर गिरते जा रहे हैं तो सर स्टेबलाइजिंग एजेंट की जरूरत ही नहीं थी, आपकी कंपनी के शेयर्स ही क्या बने थे, गिरने के लिए। बट बेटा स्टेबलाइजिंग एजेंट एक ऐसा इंटेलिजेंट इंटरमीडियरी होता है मेरे हिसाब से कि ये क्या कर देता है, प्राइस स्टेबलाइजिंग कर देता है। अरे बाबा उसके लिए कमीशन ले रहा है वो, तो बाबा वो उस चीज में वेल वर्स्ड है जब भी उसको अपॉइंट किया जा रहा है। तो ये प्रमोटर के शेयर्स को मार्केट में लिस्ट कराया जाता है और उस 15% के जो शेयर्स है उसको धीरे धीरे पैसों के थ्रू क्या किया जाता है, स्टेबलाइजिंग एजेंट द्वारा खरीदा जाता है बाय पुटिंग सम प्राइस बैंड। और ये प्राइस बैंड किस तरीके से कोट किया जाता है कि वापस शेयर में इतना पुशबैक आ जाए कि शेयर वापस से अपनी लिस्टिंग प्राइस तक चले जाए। क्लियर? अब बच्चा ये हो गया फर्स्ट सर्कमस्टेंसेस, फर्स्ट इलस्ट्रेशन कि शेयर की वैल्यू वाकई में 10 रुपए से 9 रुपए पे जाने लग गई, 9 से 8 रुपए पे आई, 8 से 7 रुपए पे आई। क्लियर है? ये शेयर्स पूरे की पूरे स्टेबलाइजिंग एजेंट ने क्या कर लिए, मार्केट से ले लिए, किसके, प्रमोटर के। अब एट द एंड ऑफ 30th डे, 30 दिन हो गए, पूरा टेन्योर खत्म हो गया, उसके बाद तुरंत क्या किया जाएगा, ये जो शेयर्स हैं, ये शेयर्स अभी किसके पास हैं, स्टेबलाइजिंग एजेंट के पास। दीज शेयर्स विल बी ट्रांसफर्ड अगेन टू प्रमोटर। अरे बाबा प्रमोटर ने सिर्फ लेंड किए थे और स्टेबलाइजिंग एजेंट ने बोरो किए थे कि भैया थोड़े टाइम के लिए दे दो, आपके शेयर्स की जरूरत पड़ेगी मुझे प्राइस स्टेबलाइज करने के लिए। बोले पैसे कहां से लाएगा, तो बोले हमने तुमको एक अकाउंट बना के दिया है जिसे बोला जाता है जीएसओ एस्क्रो अकाउंट। इसके थ्रू आप पैसा यूटिलाइज करना और प्रमोटर के शेयर्स मार्केट से खरीदते जाना और इस भाव पे खरीदना कि शेयर वापस से शेयर का प्राइस पुशबैक होके कहां आ जाए, एक लिस्टिंग प्राइस तक वापस आ जाए। अगर
इस पर्टिकुलर सिचुएशन में पूरे शेयर्स यूटिलाइज हो जाते हैं, वेल एंड गुड, प्राइस स्टेबलाइज हो गया। इसके नीचे अगर गिर रहे हैं तो सर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमने क्या किया, एक आखिरी कोशिश भी लगा ली, फिर भी हम आपके शेयर को गिरता हुआ बचा नहीं पाए। तो फर्स्ट सिचुएशन में क्या हो गया कि ऑल द शेयर्स वेर यूटिलाइज्ड, हुआ यही बचा, मतलब प्रमोटर ने धीरे धीरे करके, स्टेबलाइजिंग एजेंट ने धीरे धीरे करके प्रमोटर के सारे शेयर्स क्या कर लिए, मार्केट से परचेस कर लिए। ऑल द शेयर्स वेर परचेस्ड बाय स्टेबलाइजिंग एजेंट और प्राइस स्टेबल हो गया। क्लियर है बाबा। अब आप जीएसओ एस्क्रो अकाउंट में स्टेबलाइजिंग एजेंट को कितने के रेट से पैसे दिए होंगे, तो उन्होंने बोला कि भैया हमने 10,000 शेयर्स लिए, प्रमोटर ने दिए थे, और उस हिसाब से हमने इसके एस्क्रो अकाउंट में डाल दिए थे 1 लाख रुपए। क्लियर है, इतने पैसे दिए होंगे उसको प्राइस स्टैब्लिशिंग मैकेनिज्म के लिए। बट यहां पे देखिए ना, ये 9 रुपए 75 पैसे पे खरीद रहा है पहला, दूसरा खरीद रहा है 8.95 पर, तो क्या इसमें से पैसे बचे होंगे? यस सर। अब मान लेते हैं कि 10,000 शेयर्स थे, उसमें से ये भाई साहब ने क्या किया, 10,000 शेयर्स पूरे क्या कर दिए, मार्केट से खरीद लिए 9 रुपए के हिसाब से। प्राइस नीचे गिर रहा था, कितना गिरा, 9 रुपए पर। इस 9 रुपए पर भाई साहब ने पूरे शेयर्स खरीदे और प्राइस स्टेबलाइज कर दिया, कितने रुपए पर, 90,000 रुपए पर। तो सर आज भी उसके एस्क्रो अकाउंट में कितने रुपए दिख रहे हैं, 10,000 दिख रहे हैं। सेबी ने बोला ये पूरे पैसे को उठाओ और ट्रांसफर कर दीजिए आप आईपीएफ में। क्लियर बच्चा। एक्स्ट्रा अमाउंट लेफ्ट इन जीएसओ एस्क्रो अकाउंट शैल बी ट्रांसफर्ड टू आईपीएफ अकाउंट। क्लियर। सेकेंड पॉइंट पे उन्होंने बोला प्राइस जो है वो कभी डाउनफॉल उसमें हुआ ही नहीं। क्या बोलता है, नो डाउनफॉल इन प्राइस। प्राइस में कभी डाउनफॉल हुआ ही नहीं, 10 रुपए का शेयर कभी 10 रुपए से नीचे आया ही नहीं, प्राइस तो बढ़ता गया सर। तो स्टेबलाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ी क्या? उन्होंने बोला बिल्कुल भी नहीं पड़ी। स्टेबलाइजिंग एजेंट का काम ही जब चालू होता सर जी, जब प्राइस जो है वो नीचे जाते जाए। प्राइस नीचे ही नहीं गई, प्राइस तो ऊपर निकल गई 11, 12, 13। तो उन्होंने बोला कि यहां पे जीएसओ एस्क्रो अकाउंट को यूटिलाइज कर पाए क्या आप? उन्होंने बोला बिल्कुल भी नहीं। क्लियर है। तो शेयर्स प्लस एस्क्रो अकाउंट का जो अमाउंट है ये पूरा की पूरा वापस से बंच बनाकर किसको लौटा दिया जाएगा? शैल बी हैंडेड ओवर टू प्रमोटर। क्लियर बाबा। थर्ड उन्होंने बोला, थर्ड सिचुएशन में सम शेयर्स वेर यूटिलाइज्ड। क्या हुआ कि 10,000 रुपए के शेयर्स, 10,000 शेयर्स दिए हुए थे, अल्टीमेटली सर उसमें से 7,000 शेयर्स ही यूज हो पाए, और ये 7,000 शेयर्स खरीदने के बाद मार्केट से स्टेबलाइजिंग एजेंट सक्सेसफुल हो गया प्राइस स्टेबलाइज करने में। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उन्होंने बोला कि रिमेनिंग 3,000 शेयर्स प्लस शेयर्स और अमाउंट, रिमेनिंग जितना भी है वो क्या कर दिया जाएगा, शेयर्स तो भूल जाइए, रिमेनिंग अमाउंट जितना भी है दैट शैल बी ट्रांसफर्ड टू आईईपीएफ। आप समझना बेटा, कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक है, यहीं से कहानी उलझना चालू होती है स्टूडेंट्स की। पहली कंडीशन में उन्होंने बोला कि अगर आपने थोड़ा सा भी पैसा यूटिलाइज किया शेयर्स खरीदने के लिए, स्टेबलाइजिंग एजेंट ने थोड़ा सा भी क्या किया, शेयर्स को खरीदना स्टार्ट किया और पैसा यूटिलाइज हुआ, अमाउंट शैल बी, द अमाउंट रिमेनिंग शैल बी ट्रांसफर्ड टू आईपीएफ अकाउंट। क्लियर है। प्राइस स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म यूज किया स्टेबलाइजिंग एजेंट ने, आपका जो बचा हुआ पैसा है वो क्या है, एक बार मैकेनिज्म यूज हो गया, उसमें से जितने भी पैसे बचे हैं आपको सेबी आईपीएफ में ट्रांसफर करना पड़ेगा। सर कुछ बचा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है,
अगर सर पूरा पैसा ही यूटिलाइज नहीं हुआ, शेयर्स भी यूटिलाइज नहीं हुए, स्टेबलाइजिंग एजेंट की जरूरत ही नहीं पड़ पाई। उन्होंने बोला बढ़िया, सबसे बेस्ट चीज है, यहां पे आपको आईपीएफ में कुछ भी ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा क्या करिए, एनएससी बीएससी से परमिशन लेकर आइए। ये प्रमोटर के शेयर स्टेबलाइजिंग एजेंट क्या करेगा, ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के थ्रू पूरा की पूरा पैसा किधर ट्रांसफर कर देगा, ये वापस प्रमोटर को। द प्रमोटर शैल बी परचेसिंग दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शेयर्स फ्रॉम द ओपन मार्केट। आई होप बच्चा पार्टी समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, दिस थिंग विल बी क्लियर टू यू। ग्रीन शू ऑप्शन मतलब क्या होता है, तो फटाफट अपन एक बार देख लेते हैं। ग्रीन शू ऑप्शन मतलब क्या होता है, ये एक पोस्ट इशू प्राइस स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म होता है जिसमें कंपनी इंश्योर करती है कि स्टॉक का प्राइस उसकी इशू प्राइस से कम नहीं जाए। इसके लिए क्या करती है कंपनी, तो इसके लिए कंपनी एक बंदा अपॉइंट करती है जिसको बोला जाता है इंटरमीडियरी को स्टेबलाइजिंग एजेंट। ये स्टेबलाइजिंग एजेंट क्या करता है, इसे एक्स्ट्रा शेयर्स इशू के टाइम पर कंपनी क्या करती है, पब्लिक को जितना शेयर्स इशू करने वाली है उसमें प्लस करने के बाद प्रमोटर का स्टेक भी क्या कर देती है, इशू में जोड़ देती है, और स्टेबलाइजिंग एजेंट को जीएसओ एस्क्रो अकाउंट में क्या कर देती है, पैसे ट्रांसफर कर देती है। अगर किसी भी टाइम पर स्टेबलाइजिंग एजेंट को यह लगता है कि प्राइस जो है वो नीचे गिरने वाला है, उसको सपोर्ट करने के लिए एक प्राइस कोट करके जीएसओ एस्क्रो अकाउंट का अमाउंट यूटिलाइज करके क्या कर देता है, स्टेबलाइजिंग एजेंट प्रमोटर के शेयर्स खरीदना स्टार्ट कर देता है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू वो क्या करता है, डिमांड और सप्लाई को मैन्युअली चलाने की कोशिश करता है ताकि प्राइस जो है वो क्या हो पाए, मार्केट में स्टेबलाइज हो पाए। कहां से लेकर आए जीएस ग्रीन शू ऑप्शन का नाम, तो बोले ग्रीन शू लिमिटेड यूएस की कंपनी थी जिसने फर्स्ट टाइम क्या किया था, ग्रीन शू ऑप्शन अवेल किया था। सर इंडिया में किसी ने किया, यस, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीडीआर रेगुलेशन नंबर 57 एंड 153 किसके बारे में बताता है कि कंपनी अगर ग्रीन शू ऑप्शन अवेल करना चाहती है तो किस तरीके से कर सकती है। ग्रीन शू ऑप्शन जो है उसे अवेल करने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला कंपनी को एक स्टेबलाइजिंग एजेंट अपॉइंट करना पड़ेगा और दूसरा उन्होंने बोला उसे कुछ शेयर्स अलॉट करना पड़ेंगे। उस शेयर अलॉटमेंट के लिए आपको एक प्री इशू कॉन्ट्रैक्ट में साइन करना पड़ेगा कि प्रमोटर अपने कुछ शेयर्स किसको देगा, स्टेबलाइजिंग एजेंट को, और 30 डेज का टाइम पीरियड दिया जाएगा कि ये 30 दिन तक अलॉटमेंट की डेट से 30 डेज तक स्टेबलाइजिंग एजेंट कंटिन्यूअसली मॉनिटर करें, और उसे किसी भी टाइम पर अगर ये लगता है कि प्राइस फॉल होने वाली है तो ये एस्क्रो अकाउंट का पैसा यूटिलाइज करेगा और प्रमोटर का स्टेक मार्केट से खरीदना चालू करेगा। क्लियर है। इसके बाद उन्होंने बोला अगर आपने जितना भी मैकेनिज्म है एस्क्रो अकाउंट से अगर शेयर्स खरीदने के लिए कुछ भी पैसा यूटिलाइज किया तो एट द एंड ऑफ द 30th डे उसमें जो भी अमाउंट दिख रहा है वो आपको आईपीएफ अकाउंट में क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। और शेयर्स क्या करेगा स्टेबलाइजिंग एजेंट, वो शेयर्स को स्टेबलाइजिंग एजेंट क्या करेगा, स्टॉक एक्सचेंज पे परमिशन लेगा एनएससी बीएससी की, उसको पब्लिसाइज कराएगा और अल्टीमेटली क्या कर लेगा, मार्केट में वापस प्रमोटर को दे देगा। क्लियर। आई होप बच्चा पार्टी आपको ग्रीन शू ऑप्शन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।